एवरीवन। तो आज हम अपनी जो नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की प्रैक्टिस शीट है उसको सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक्सपेक्टेड हैं कि आपको नेक्स्ट पेपर में देखने को मिल जाएंगे। तो कोई भी स्टूडेंट जो पीजीटी है, मास्टर कैडर है, लेक्चरर कैडर है, टीजीटी है, इनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आती है तो वो आप तक पहुंच जाए। तो हमारे पास अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, हम बोस आइंस्टाइन स्टैट वाली जो प्रैक्टिस शीट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास इसका बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है, बोसोन्स हैव सिमेट्रिकल वेव फंक्शंस दे डू नॉट ओबे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि जो पहली चीज देखो, यहाँ पे एक नई चीज है जो मैंने अभी तक आपको क्लास में नहीं बताई है, तो ये चीज आपको नोट डाउन करनी है। वो पॉइंट क्या है, हम लोग स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कर चुके हैं कि तीन तरह के पार्टिकल्स होते हैं। एक क्लासिकल पार्टिकल्स होते हैं, एक बोसोन्स होते हैं और एक क्या होते हैं, फर्मियोन्स होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बोसोन्स और जो फर्मियोन्स हैं ये दोनों क्वांटम पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारे पास दो तरह के क्वांटम पार्टिकल्स हैं। ठीक है, क्वांटम पार्टिकल दो तरह के हैं, एक बोसोन्स है, ठीक है, एक बोसोन्स है, एक क्या है, फर्मियोन्स है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ये वाला लेक्चर नहीं देखा है, इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप ये लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, और ऐप में आप जाके इसको देख सकते हैं लेक्चर को। तो दो तरह के पार्टिकल्स थे क्वांटम में, एक बोसोन्स एक फर्मियोन। बोसोन की जैसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने, जैसे बोसोन्स की हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज की हुई है कि ये इनडिस्टिंग्विशेबल रहता है। ठीक है, इनडिस्टिंग्विशेबल रहेगा। सेकंड, ये बोस आइंस्टाइन को ओबे करता है। ठीक है, ये बोस आइंस्टाइन स्टैट को ओबे करता है। थर्ड, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता है। जो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है इसको ओबे नहीं करता है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टीज की नोट डाउन कर लो कि इनके सिमेट्रिकल वेव फंक्शंस होते हैं। ठीक है, बोसोन्स के क्या होते हैं, इनके हो जाते हैं सिमेट्रिकल वेव फंक्शन। ठीक है, ये आप लोग क्वांटम में करोगे कि सिमेट्रिकल वेव फंक्शन क्या होते हैं, एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस क्या होते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे एक लाइन नोट डाउन करनी है, बोसोन्स की प्रॉपर्टी के साथ एक ऐड ऑन कर लेना कि जो बोसोन्स होते हैं उनके सिमेट्रिकल वेव फंक्शंस होते हैं और जो फर्मियोन्स होते हैं इनके एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इनके एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि बोसोन्स हैव सिमेट्रिकल वेव फंक्शंस दे डू नॉट। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ ओबे नहीं करते हैं, तो हमने तो ये साफ साफ लिख रखा है। ठीक है, हमने तो बहुत बार इसको रिपीट भी कर चुकी हूँ कि मैं जो बोसोन्स होते हैं वो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बोसोन्स। सेकंड क्वेश्चन है बोस आइंस्टाइन स्टैट इज फॉर दी। बोस आइंस्टाइन स्टैट कौन से पार्टिकल्स के लिए होती है। ठीक है, बोस आइंस्टाइन स्टैट कौन से पार्टिकल्स के लिए होती है, तो अभी किया है कौन से पार्टिकल्स के लिए होती है, इनकी प्रॉपर्टीज जल्दी से देख लो। पार्टिकल्स इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ठीक है, बोसोन्स की प्रॉपर्टी लिख रही हूं मैं, पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करते हैं। ठीक है, थर्ड, सिमेट्रिकल वेव फंक्शंस हो गया। ठीक है, और कौन सी प्रॉपर्टी की थी हमने, इनकी और कौन सी प्रॉपर्टी की थी, इनकी इंटीग्रल स्पिन होती है। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं कि इनकी इंटीग्रल स्पिन होती है। बोस आइंस्टाइन में बोसोन्स आते हैं, बोसोन्स ठीक है आते हैं, तो बोसोन्स क्या होते हैं, ये इनकी इंटीग्रल स्पिन रहती है, बोसोन्स की इंटीग्रल स्पिन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं देखूं बोस आइंस्टाइन स्टैट इज फॉर दी,
डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल नहीं हो सकता। सिमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं, सिमेट्रिक पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास है, ठीक है। सिमेट्रिक पार्टिकल्स नहीं होते, सिमेट्रिक वेव फंक्शन होते हैं उनके, ये भी नहीं होगा। पार्टिकल्स विद हाफ इंटीग्रल स्पिन नहीं, इंटीग्रल स्पिन होती है। पार्टिकल विद इंटीग्रल स्पिन यस, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आता है तो इन 4 प्रॉपर्टीज के बेस पे ही आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, द बोस-आइंस्टाइन स्टैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो बोस-आइंस्टाइन स्टैट में हमने एक्सप्रेशन क्या किया हुआ है, ठीक है, हमने एक फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किया हुआ है, हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किया हुआ है हमने। तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू 1 बाय ई रेज टू पावर ई माइनस ई एफ, ठीक है, बाय के बी टी प्लस ए। अब ये जनरल फॉर्मूला था, हमने 3 तरह के पार्टिकल्स किए हैं, तो तीनों तरह के लिए मैंने इसको जनरलाइज कर दिया था कि ए आपका 0 होता है क्लासिकल के लिए, ठीक है, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी फर्मियोन्स के लिए, और ए की वैल्यू -1 हो जाएगी बोसोन्स के लिए, ठीक है। तो ये 3 तरह का हमने किया है। तो यहाँ पे बोस-आइंस्टाइन की बात हो रही है, मतलब बोसोन्स के लिए बात हो रही है, तो ए की वैल्यू आपने -1 रख देनी है। तो -1 रखोगे तो ये बन जाएगा ई रेज टू पावर ई माइनस ई एफ बाय के बी टी -1। अब देखो जो यहाँ पे वेरी कर रखी है ना, जैसे यहाँ पे जी दे रखा है, जी भी हम कर चुके हैं कि अगर डीजनरेट का केस आता है तो आप यहाँ से जी भी लिख सकते हो, ठीक है। जब अगर डीजनरेट का केस आता है तो हम यहाँ पे जी भी लिख लेते हैं, ये भी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो देखो ये कंफ्यूज करने के लिए टर्म्स है कि ई रेज टू पावर अल्फा प्लस बीटा ई लिख दिया जाए, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए टर्म्स दी हुई हैं, तो इस पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे बस सिंबल देखना कि ई की पावर है समथिंग, ठीक है, ई की पावर समथिंग है, प्लस क्या है, ए है, तो प्लस बोसोन्स की बात हो रही है तो ए की वैल्यू -1 रख देनी है, तो -1 का फैक्टर सिर्फ यहीं पे आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पे देखें बीटा की वैल्यू भी हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। बीटा क्या होता है, बीटा होता है 1 बाय के बी टी, ठीक है, बीटा क्या होता है 1 बाय के बी टी, और जो अल्फा है, ठीक है, जो अल्फा है वो आपका क्या हो जाएगा, अल्फा होता है ई एफ बाय के बी टी, ठीक है, अल्फा होता है माइनस ई एफ बाय के बी टी। तो आपको देखो इतनी चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है, कि नई चीज इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है कि अल्फा क्या है, जस्ट आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए कि ई के साथ आपका क्या होना चाहिए -1। इस पे दिमाग मत लगाना, टाइम वेस्ट करोगे अपना पेपर में। तो जो ई के पावर है साथ में क्या आना चाहिए -1, तो वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, द डिफरेंस बिटवीन दी, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी से रीड कर लो। द डिफरेंस बिटवीन द फर्मियोन्स एंड बोसोन्स इज दैट बोसोन्स वेव फंक्शन इज, ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस बिटवीन फर्मियोन्स एंड बोसोन्स इज दैट बोसोन्स वेव फंक्शन, बोसोन्स का वेव फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ये मैंने आपको अभी करवाया है। बोसोन्स का वेव फंक्शन क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, ये तो हमारा बहुत इजी क्वेश्चन था।
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है बोस आइंस्टाइन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बोस आइंस्टाइन स्टार्ट कैन बी अप्लाइड टू। बोस आइंस्टाइन जो पार्टिकल्स हैं वो किस पे अप्लाई होता है, ठीक है, ये किस पे अप्लाई होते हैं, तो ये कहाँ पे अप्लाई करते हैं हम, बोस आइंस्टाइन बोसोन्स पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। बोस आइंस्टाइन में कौन से आते हैं, बोसोन्स आते हैं, और बोसोन्स की एग्जांपल क्या होती हैं, जैसे फोटोन्स हैं, ठीक है, ग्रेविटोन्स हैं, ये हम लोग इसको न्यूक्लियर में डिटेल में करते हैं, या फिर मीजोन्स हैं, ये सारे क्या है, फर्मियोन्स की बोसोन्स की एग्जांपल्स है। बोसोन्स की क्या क्या एग्जांपल्स होती हैं, फोटोन्स हो गए, ग्रेविटोन्स हो गए, या फिर मीजोन्स हो गए। और अगर मैं फर्मियोन्स की बात करती हूँ, ठीक है, फर्मियोन्स की बात करूंगी तो उसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रॉन्स हो गए, ठीक है, इसमें ये सारे हाइड्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है, फर्मियोन्स में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता क्योंकि ये फर्मियोन है, फर्मियोन नहीं हो सकते, प्रोटॉन्स भी एक फर्मियोन पार्टिकल है, तो बचा है फोटोन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7 इन बोस आइंस्टाइन स्टार्ट। जल्दी से इसको रीड कर लो क्वेश्चन को, ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन बोस आइंस्टाइन स्टार्ट वन एनर्जी स्टेट कैन बी ऑक्युपाइड बाय मोर देन वन पार्टिकल, ठीक है। तो क्या ये चीज जो स्टेटमेंट लिखी गई है क्या ये सही है, बोस आइंस्टाइन में क्या होता है, वन एनर्जी स्टेट कैन बी ऑक्युपाइड बाय मोर देन वन पार्टिकल्स। ऑफ कोर्स ये क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं कि जो बोसोन्स होते हैं बोस आइंस्टाइन स्टार्ट में क्या होता है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है कि हम एक स्टेट में, वैसे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है कि एक स्टेट में हम एक ही पार्टिकल रख सकते हैं, एक स्टेट में हम एक ही पार्टिकल रख सकते हैं। तो अगर एक स्टेट में एक ही पार्टिकल रख सकते हैं, ये तो इसको ओबे नहीं करता। अगर इसको ओबे ही नहीं कर सकता, चाहे आप एक स्टेट में मिलियन के मिलियन पार्टिकल्स रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दी गई है, वन एनर्जी स्टेट कैन बी ऑक्युपाइड बाय मोर देन वन पार्टिकल, इट्स ट्रू स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, ठीक है। एक स्टेट में अब जितने मोर देन वन पार्टिकल्स हम रख सकते हैं, ठीक है। देखो सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज के बेस पे कितने सारे क्वेश्चंस बन गए हैं, ठीक है। सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज के बेस पे कितने सारे क्वेश्चंस बन गए हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन बोसोन्स यस, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन बोसोन्स आर कूल्ड, ठीक है, when bosons are cooled to a low enough temperature their behavior changes, ठीक है, their behavior changes। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है? अगर हम बोसोन्स को कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, ठंडा करना मतलब कंडेंस करना, क्या उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। पहले पार्टिकल्स क्या है कि अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे देखें, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है, तो पार्टिकल अगर हायर टेम्परेचर पे है मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। अगर आप इनको ठंडा करोगे, एनर्जी कम कर रहे हो, उसका मतलब पार्टिकल्स कहाँ पे आना स्टार्ट हो जाते हैं? ग्राउंड स्टेट पे। इनफ टेम्परेचर पे कूल डाउन करोगे तो इसका टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ पे आ जाते हैं? एक्साइटेड स्टेट में। तब हम बोलते हैं कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन हो रही है। बोस आइंस्टाइन
कंडेंसेशन हो रही है, ठीक है, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। ये भी हम कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अपनी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, इसको जल्दी से रीड कर लो, क्या है स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हीलियम शोज बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन बिलो व्हाट टेम्परेचर। बोसोन्स को हम अभी देखा ना कि बोसोन्स को अगर हम ठंडा कर देते हैं तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन होती है, तो किस टेम्परेचर पे जाके कंडेंसेशन होती है, तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, वो होती है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो डायरेक्ट आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका डायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से टेम्परेचर पे कंडेंसेशन होती है। जैसे हम लोग एक चीज क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि टी है वो टी बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, टी बी से बोस टेम्परेचर, तो बोस टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, अगर उससे नीचे जाओगे तो कंडेंसेशन होती है। मतलब कंडेंसेशन मतलब कब होगी, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्साइटेड स्टेट में कम होंगे एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, मतलब ग्राउंड स्टेट में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ पे बोस टेम्परेचर कितना है, ये डायरेक्ट याद रख लेना, 2.13 केल्विन होता है। इसके बेस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वो ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से रीड कर लो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी से रीड कर लो कि क्या है। During Bose-Einstein condensation, all the atoms fall back to, जब Bose-Einstein condensation होती है तो सारे के सारे पार्टिकल्स कहाँ पे आ जाते हैं, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। जब पार्टिकल्स पहले एक्साइटेड स्टेट में है, जब कंडेंसेशन होती है तो पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं, पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट में वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10th क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कर्व फॉर द बोस-आइंस्टाइन स्टैट। तो ये मैंने कल जो असाइनमेंट डिस्कस की थी, कल जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए थे उसमें ये चीज मैंने आपको बताई थी कि हमारे पास मतलब फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था उससे मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी। तो मैं वो थोड़ा सा अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने कल आपको क्या बताया था, ठीक है। मैंने आपको कल क्या बताया था, फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, फर्मी नहीं बोल सकते इसको, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं, E माइनस EF बाई KBT, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्लासिकल के लिए, ठीक है, इसके मैं पैन में सी डाल देती हूँ, तो क्लासिकल के लिए क्या हो जाता है, ए की वैल्यू 0 हो जाती है, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा है। और अगर मैं बोसोन्स की बात करती हूँ तो ए की वैल्यू हो जाती है -1, e रेज़ टू पावर E माइनस EF बाई KBT -1, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा -1। और अगर मैं बात करती हूँ फर्मियोन्स की तो इधर हो जाएगा 1 बाई E रेज़ टू पावर E माइनस EF बाई KBT, यहाँ पे हो जाएगा +1, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, चीज कौन सी देखनी है आपको, यहाँ पे -1 होता है। तो अगर आपने f ऑफ e का है, इधर f ऑफ e का है, मतलब f का ग्राफ है, और इधर है e बाई KBT का, तो आपको देखना है कि f की वैल्यू किसके लिए सबसे ज्यादा होती है, किसके लिए सबसे कम होती है। तो अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखोगे
जो वेरिएशन है वो E बाई KBT के साथ है, ठीक है। तो आपने अगर देखना है कि एफ जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा, इनमें से जिसका डिनोमिनेटर सबसे कम होगा उसकी एफ ऑफ ई की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर इसका है, ये कोई फंक्शन है, ठीक है, इसमें फंक्शन में -1 होके डिटर्मिनेंट बन रहा है, इसमें +1 हो रहा है, तो सबसे ज्यादा डिटर्मिनेंट छोटा इसका है। तो जितना छोटा आपका डिटर्मिनेंट होगा, जितना स्मॉल डिटर्मिनेंट होगा, उतनी एफ ऑफ ई की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी, ठीक है, उतनी एफ ऑफ ई की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो जो बोसोन्स है उसके लिए एफ की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा ये, किसके लिए, क्लासिकल मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है फर्मियोन के लिए। तो अगर आपने ये ग्राफ देखना हो ना, पहली चीज तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। अब अगर ग्राफ पे बात करते हैं तो सबसे ज्यादा एक्स है, ठीक है, फिर उसके बाद है वाई का, फिर उसके बाद है जेड, ठीक है। सबसे ज्यादा ये क्या हुआ, ये हुआ बोसोन, ठीक है। फिर वाई, उसके बाद कोई किसका आएगा, फिर इसका आएगा फर्मियोन्स का, फिर उसके बाद किसका आएगा, फिर आएगा फर्मियोन्स का, ठीक है। पहले बोसोन्स का, फिर मैक्सवेल, फिर फर्मियोन्स, ठीक है। तो अगर आप कंपेयर करोगे, जो एक्स ग्राफ है वो है बोसोन्स के लिए, ये किसके लिए है, क्लासिकल के लिए, और ये किसके लिए है, फर्मियोन्स के लिए। तो उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कर्व फॉर बोस आइंस्टाइन स्टैट, तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू, मतलब एक्स हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट्स, ठीक है, आज के लेक्चर में नए हैं तो आप हमारी वीडियोस देख लेना, टेक ऐप पे भी आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं। जैसे जो स्टूडेंट ने जस्ट अभी क्लास पढ़ना स्टार्ट किया है, जस्ट देखना चाहते हैं कि आपने हमारे डेमो क्लासेस देखनी है, तो आप हमारी टेक ऐप पे जाओ, वहां पे आपको लेक्चर्स दिखेंगे मेरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, कंडेंस मैटर फिजिक्स की, सिर्फ 49 रुपीज में आप अपनी मास्टर केडर की, लेक्चरर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ 49 रुपीज में। आप वहां पे जाके हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। डेली के डेली आप अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करो और बाय करते रहो, ठीक है। जो स्टूडेंट इकट्ठे बाय नहीं कर सकते हैं तो टॉपिक बाय टॉपिक आप बाय करके अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अभी हम नेक्स्ट फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन वाली असाइनमेंट क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फर्मी डायराक स्टैट वाली असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।